अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी थ्योरी के हवाले से। जी थ्योरी जो कि डॉक्टर विलियम ओची ने दी थी। अब तक हमने जो भी मैनेजमेंट थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स पढ़े हैं, उसके कंट्रीब्यूटर्स पढ़े हैं, उसमें ये लास्ट थ्योरी है और ये डॉक्टर विलियम ओची उसका लास्ट कंट्रीब्यूटर है। आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, जी थ्योरी डेवलप की थी डॉक्टर विलियम ओची ने। डॉक्टर विलियम ओची एक अमेरिकन प्रोफेसर थे और लेखक थे बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड के। उन्होंने कई आर्टिकल्स, कई बुक्स इस फील्ड में लिखे हैं। ओची का जो मशहूर बुक है जिसका हम आज बात भी करने जा रहे हैं, जी थ्योरी, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंजेस, 1981 में इन्होंने लिखी थी। और उची ने बहुत सारे जो ईयर्स थे वो स्पेंड किए थे जापानीज कंपनीज के ऊपर रिसर्च करने में और एग्जामाइन किए थे अमेरिकन कारपोरेशंस को उन्होंने, कि क्या वजह है। स्पेशली जब 1980s का दौर चल रहा था तो दुनिया के हर कोने में जापान मशहूर था अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, हाई प्रोडक्टिविटी के हवाले से। जबकि 1980s में जो अमेरिका था या अमेरिकन कारपोरेशंस थी वो डाउन होती जा रही थी, वो उनका फॉल होता जा रहा था। तो इस वजह को जानने के लिए, इस वजह को समझने के लिए डॉक्टर विलियम ओची ने जापानीज कारपोरेशंस, जापानीज कंपनीज पे रिसर्च की और एग्जामाइन किया अमेरिकन कारपोरेशंस को। अच्छा, हम बात करेंगे कि जापानीज एक वर्ड कोइन करते थे, WA, वाह के नाम से, जिसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप या जो है वो टीम वर्क। तो इसको भी ज़्यादातर फोकस किया जा रहा था। और जी थ्योरी जो विलियम ओची ने दी है, इसको भी कहते हैं कि जी स्टैंड्स फॉर जील, जो कि जापानीज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब है जो है वो एनर्जेटिकली किसी चीज़ को परस्यू करना, खास तौर पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को या आपका जो गोल है उसको एंथुजियास्टिकली या एनर्जेटिकली परस्यू करने को भी हम जील कहते हैं। तो ये ज़्यादातर जो वर्ड कोइन किया जा रहा था उस दौर में 1980s में, आपने देखा सुना होगा कि जो जापानीज प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में या जो ऑटोमोबाइल है, वो बहुत ही मशहूर थी उस जमाने में। आज भी अगर आप देखेंगे किसी के पास अगर वो जापानीज रेडियो हमारे पास आते थे, खास तौर पे पाकिस्तान में, जो तकरीबन हर किसी शख्स के पास पाए जाते थे, तो वो जो भी प्रोडक्ट लेते थे, ये 1980s में तो जापान का जो है वो राइस था ही था। लेकिन मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो ये जो प्रोडक्ट थी जापानीज की, जापान का जब भी नाम आता था तो पायदारी का नाम आ जाता था। तो जो भी लोग चीज़ लेते थे, उस वक्त के टेप रिकॉर्डर की बात कर लें, उस वक्त के रेडियो की बात कर लें, उस वक्त की टेलीविज़न की बात कर लें, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थे, वो जापान के नाम से मशहूर थी। दुकानदार से जब भी पूछा जाता था कि भाई ये पायदार है, ये सही काम करेगी, तो उसका रिप्लाई आता था कि भाई ये जापानीज चीज़ है, यानी कि पायदारी का नाम था। वो बहुत ही जो है वो अच्छा दौर था जापानीज प्रोडक्ट का, आज भी है। लेकिन उस दौर में सिर्फ और सिर्फ जापानीज हाई प्रोडक्टिविटी के नाम से या पायदारी के नाम से, रिलायबिलिटी के नाम से दुनिया के कोने कोने में जाना जाता था। तो ये बात अमेरिकन कारपोरेशन के लिए बहुत मुख्तलिफ थी, मुश्किल थी, क्योंकि अमेरिकन जो कारपोरेशंस थे उनका जो है वो जवाल होता जा रहा था, उनकी प्रोडक्ट्स नहीं चल रही थी। तो जो विलियम ओची हैं उन्होंने इस पे काम किया, और इस पे काम करने के बाद उन्होंने कहा कि जो जापानीज हैं उनकी जो सक्सेस फार्मूला है वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में आगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में बिल्कुल आगे जा रहा है, लेकिन उनका जो सक्सेस फार्मूला है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हाउ दे मैनेज पीपल, हाउ इफेक्टिवली दे मैनेज पीपल, लोगों को कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज का कैसे सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो उनका सक्सेस फार्मूला था विलियम ओची के मुताबिक कि यही है, टेक्नोलॉजी उनका जो है वो सक्सेस फार्मूला नहीं है। और उन्होंने ये भी देखा जापानीज कंपनी में, जापानीज कारपोरेशंस में, कि
जो टर्नओवर रेट है वो बिल्कुल ही लो है। लोग मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करने का नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल ही जो लो रेट है या ना होने के बराबर है वो है। और उसके अलावा हाई जॉब कमिटमेंट पाई गई वहाँ पे। और उसके अलावा जो है वो ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली हम कहेंगे कि हाई प्रोडक्टिविटी देखी गई, जो के विलियम ओची ने बयान किया है। तो उन्होंने फिर जापानीज और अमेरिकन जो है वो थ्योरीज या उनकी कारपोरेशन को कंपेयर करके उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फॉलो की जाती हैं, पॉलिसीज वगैरह या जो फार्मूलेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उस पे काम किया। और अमेरिकन और जापानीज थ्योरीज को कंपेयर करने के बाद उन्होंने जी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या क्या चीजें देखनी है। तो उन्होंने अमेरिकन और जापानीज थ्योरीज के करेक्टरिस्टिक्स को देख के समझ के उन पे रिसर्च करके फिर एक अपनी जी थ्योरी में करेक्टरिस्टिक्स दिए। और उन्होंने कहा कि ये बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगे तो जो जो कि जापानीज सक्सेस फार्मूला है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो अमेरिकन को भी उन्होंने सजेस्ट किया कि ये आप करेक्टरिस्टिक्स फॉलो करें। और ज़्यादातर जो उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स लिए थे वो कि जापानीज थ्योरी के लिए थे, जापानीज थ्योरी के करेक्टरिस्टिक्स जी थ्योरी में लाए हैं। और एक आधा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अमेरिकन थ्योरी का उन्होंने उसमें डाला है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो उन्होंने देखा कि सक्सेस फार्मूला जापानीज का क्या है और दुनिया में वो क्यों मशहूर हो रहे हैं, दुनिया में उनकी क्यों प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं। तो आइए देखते हैं कि वो जी थ्योरी के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, अमेरिकन थ्योरी के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं और जापानीज थ्योरी के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हम विलियम जी ओची का जो प्रोफाइल है वो जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिकन प्रोफेसर थे और बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में लेखक थे। उन्होंने आर्टिकल्स और बुक्स लिखे थे। उन्होंने बीए किया था विलियम्स कॉलेज से, एमबीए सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। और उनकी जो पीएचडी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से थी। और उन्होंने 8 साल तक जो है वो सैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में काम किया है प्रोफेसर की हैसियत से। और उची ने 3 अप्रोचेस दी थी जो कि कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट को, जिसमें हम मार्केट कंट्रोल कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है और क्लैन कंट्रोल आ गया। तो ये 3 अप्रोचेस को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जी थ्योरी की। तो ये थ्योरी ए जिसको हम अमेरिकन थ्योरी कहते हैं, थ्योरी जे जिसको हम जापानीज थ्योरी कहते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके अलावा थ्योरी जी जो कि मॉडिफाइड अमेरिकन थ्योरी है, क्योंकि वो विलियम ओची साहब जो थे वो अमेरिकन प्रोफेसर थे, रिसर्चर थे। और ख़ास तौर पे उनकी रिसर्च का जो मोटिव था वो भी यही था कि अमेरिकन कॉरपोरेशंस को कैसे जो है वो अपग्रेड करना चाहिए, या वो जो जापानीज फार्मूला है सक्सेस फार्मूला वो कैसे अडाप्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम इसको थ्योरी जी कहते हैं, लेकिन मॉडिफाइड अमेरिकन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि थ्योरी ए में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रैपिड एवेल्यूएशन एंड प्रमोशन है। उसके अलावा एक्सप्लिसिट कंट्रोल मैकेनिज्म है, स्पेशलाइज्ड करियर पाथ है और सेगमेंटेड कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज एज अ पर्सन है। ये हो गए अमेरिकन थ्योरी के करेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे हम जापानीज थ्योरी के करेक्टरिस्टिक्स, तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आएंगे आपको अमेरिकन थ्योरी से। जैसे कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे जापानीज का जो थ्योरी का करेक्टरिस्टिक्स पहला है वो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अमेरिकन की साइड है, तो यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। वहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे रैपिड एवोल्यूशन एंड प्रोमोशन है, तो यहाँ पे स्लो एवोल्यूशन एंड प्रोमोशन की बात हो रही है। वहाँ पे एक्सप्लिसिट कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड करियर पाथ है, तो यहाँ पे नॉन स्पेशलाइज्ड करियर पाथ है। वहाँ पे सेगमेंटेड कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज एज अ पर्सन है, तो यहाँ पे होलिस्टिक कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज एज अ पर्सन है। अब ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो आपको नजर आ रहे हैं अमेरिकन और जापानीज थ्योरी के, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं आपस में। और जो जी थ्योरी है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डाले गए हैं जापानीज थ्योरी के और अमेरिकन थ्योरी के, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है विलियम ओचे के हिसाब से।
कि ये करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाएंगे तो वो उसका सक्सेस फार्मूला बन जाएगा। तो ज्यादातर जो मुझे देखने को नजर आ रहे हैं, आप भी देखें कि वो जापानीज जो करेक्टरिस्टिक्स हैं थ्योरी के, वो इसमें ज्यादा डाले गए हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है, देखें वो जापानीज का है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जापानीज की साइड से आ रहा है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अमेरिकन साइड से आ रहा है। और स्लो एवोल्यूशन एंड प्रोमोशन की बात करें तो वो भी जापानीज की तरफ से आ रहा है। इम्प्लिसिट इनफॉर्मल कंट्रोल विद द एक्सप्लिसिट कंट्रोल मेजर्स, ये दोनों का मिक्सचर है। इम्प्लिसिट कंट्रोल जो है, इनफॉर्मल कंट्रोल, वो जापानीज की तरफ से आ रहा है। विद एक्सप्लिसिट कंट्रोल मेजर्स जो है वो अमेरिकन की तरफ से आ रहा है। तो ये बिल्कुल ही मिक्स्ड हो गया है। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड करियर पाथ और नॉन स्पेशलाइज्ड करियर पाथ, तो ये मॉडरेटली जो स्पेशलाइज्ड करियर पाथ है उसको फॉलो कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला है वो हम देखेंगे सेगमेंट एंड कंसर्न है या होलिस्टिक, तो वो होलिस्टिक कंसर्न की तरफ से आ रहा है। तो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर काउंट भी करेंगे तो वो जापानीज की तरफ से आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं क्या, ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और ये हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल अब हम बात करेंगे जैसे कि जी थ्योरी है, हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है, तो जो जापानीज फार्मूला है वो कहते हैं कि भाई जो भी जी टाइप ऑफ 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 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी टाइप को फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि उससे एम्प्लॉयज की जो जॉब सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी, वो उनको समझ में आता है कि हमें जॉब जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट उनकी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और यही जापानीज का है कि जैसे आपने सुना होगा एक मशहूर इंग्लिश में कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, ये जापानीज फार्मूला है। वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का भी इसलिए तस्करा करते हैं, इसलिए उसको फॉलो करते हैं। कहते हैं जितना हमारा एम्प्लॉय ज्यादा सीनियर हो जाएगा उतना वो हमारे लिए काम का हो जाएगा। और उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी जो है, जॉब सिक्योरिटी हम एम्प्लॉयज वो भी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जी थ्योरी में विलियम ओची कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हम एम्प्लॉयज की जो सीनियरिटी है या एम्प्लॉयज के जो एक्सपीरियंस है, जितने ज्यादा वो सीनियर हो जाएंगे उसको ज्यादा यूटिलाइज कर सके। और इसके अलावा जो हमने कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात की, कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग, तो वो कहते हैं कि भाई जो मेनी माइंड्स कैन जनरेट मेनी आइडियाज। तो ये जो टाइप जी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एम्फसाइज करती हैं कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग पे, कि भाई डिसीजन मेकिंग में हम आंधी हो या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो, कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग हो, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने ज्यादा लोग हम मिलके जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उस पर एक बहस भी हो जाएगी और फाइनली हम किसी कंक्लूजन पे आ जाएंगे, फाइनली किसी एक डिसीजन पे हम आ जाएंगे। और ये एक जो है वो बिल्कुल ही जूरी किससे गुजर के आएगा, उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे जाएंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया जाएगा। इसलिए ये बेहतर है। तो ये भी जो है वो जापानीज करेक्टरिस्टिक्स है जो कि जी थ्योरी में डाला गया है। अच्छा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, ये अमेरिकन करेक्टरिस्टिक्स है, ये जापानीज करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ज्यादा बेहतर होगा, जो कि जी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि लिखा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द हाइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि आप एक बंदे को जिम्मेदारी दे देते हैं तो वो उस काम का जो उसके पास असाइनमेंट दी गई है उसको, या उसको जो भी चीजें उसके हैंड ओवर की गई हैं वो उसका अकेला जिम्मेदार होगा। और उसको ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बजाय कि आप किसी जो है वो ग्रुप को एक असाइनमेंट दे दें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। फिर जब फाइनली उसके रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो रिजल्ट्स अप टू मार्क नहीं होते, जो कि डिफाइंड रिजल्ट्स होते हैं उसके हिसाब से नहीं आते, फिर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं था, मैंने इनको बोला था, वो कहेंगे मैंने उनको बोला था। तो इस वजह से जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा बेहतर है। और ये अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये विलियम ओची ने अपनी जी थ्योरी में डाला है।
और स्लो एवोल्यूशन और प्रमोशन की बात करेंगे तो सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होना चाहिए, जबकि अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक है कि रैपिड एवोल्यूशन एंड प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन जी थ्योरी में जो विलियम ओची ने अडॉप्ट किया है वो स्लो एवोल्यूशन एंड प्रमोशन किया है। उनका कहना है कि जितना बंदा ज्यादा सीनियर हो उसके बाद उसको प्रमोशन दिया जाएगा तो वो नेक्स्ट लेवल है उसको सही तरीके से समझेगा और उसकी जो जिम्मेदारी होगी ना वो खूब तरीके से निभाएगा, उसको अच्छे से निभाएगा, अच्छे से उसको हैंडल कर पाएगा। अब ज्यादातर जो है वो रैपिड प्रमोशन ना दें लोगों को। तो ये करेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो जापानीज उसका थ्योरी का है जो कि जी थ्योरी में डाला गया है। हमारे यहाँ जो है वो यही फार्मूला चल रहा है स्लो एवोल्यूशन एंड प्रमोशन का, खासतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें जो है वो रैपिड एवोल्यूशन एंड प्रमोशन का फार्मूला चलता है। लेकिन ज्यादातर जो है वो खास तौर पे यही फार्मूला चल रहा है खास मुख्तलिफ मुल्कों में या मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें, जैसे लो एवोल्यूशन एंड प्रमोशन होना चाहिए। इनफॉर्मल कंट्रोल विद द फार्मलाइज्ड मेजर्स, जो हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की बात की थी, तो जो टाइप जी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलाइज करती है इनफॉर्मल मेथड ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन जो उनके परफॉर्मेंस चेकिंग जो मेजर्स होते हैं वो फॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। तो ये जो मैंने बात की थी ये कंबाइंड है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो है वो कंट्रोल को कंबाइन किया है विलियम ओची ने जी थ्योरी में, कि इनफॉर्मल कंट्रोल होना चाहिए, मेथड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो थ्रू फॉर्मल मैकेनिज्म होने चाहिए। तो ये मिक्स हो गए अमेरिकन और जापानीज का। और उसके अलावा जो हमने बात की थी कि अमेरिकन जो थे वो स्पेशलाइज्ड करियर पाथ था और वो नॉन स्पेशलाइज्ड था, तो ये भी मॉडरेटली स्पेशलाइज्ड करियर पाथ है, ये इन बिटवीन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि career path that are less specialized than the traditional US model but more specialized than the ट्रेडिशनल जापानीज मॉडल। तो ये जो स्पेशलाइज्ड है और नॉन स्पेशलाइज्ड है उसके बीच के फार्मूले को हमने अडॉप्ट किया है और ये करेक्टरिस्टिक डाला है जी थ्योरी में। होलिस्टिक कंसर्न की बात करेंगे तो होलिस्टिक कंसर्न जैसे कि वहाँ पे सेगमेंटेड कंसर्न था अमेरिकन उसमें करेक्टरिस्टिक में, और उसमें था होलिस्टिक, तो ये भी वहाँ से जापानीज फार्मूले से अडॉप्ट किया गया है। तो इसका मकसद ये होता है कि आप जो भी एम्प्लॉयज हैं आपके, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, और उनके लिए आपका होलिस्टिक कंसर्न होना चाहिए, यानी कि आप समझें कि ये आपकी फैमिली के मेंबर है और एज अ फैमिली उनको ट्रीट करना चाहिए। और जैसे अमेरिकन कहते हैं कि सेगमेंटेड कंसर्न है, उनका मकसद है कि भाई एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ही ट्रीट करना चाहिए, वो हमारे एम्प्लॉय है, बस हमारे लिए एम्प्लॉय, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जापानीज कहते हैं नहीं, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ये हमारी फैमिली है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को वो एक फैमिली के तौर पे समझते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भाई अमेरिका में जब आपका टाइमिंग जो है वो ओवर हो जाती है और उसके बाद अगर आप निकल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और उसमें आग भी लग जाती है, तो वो अमेरिकन कहते हैं कि हमारा उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय को एज एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं। लेकिन जापानीज अगर घर पे भी बैठे होते हैं, अगर उनकी कंपनी को उनकी जरूरत पड़ जाती है या उनको बात पता चलती है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी खतरे में है या उसके लिए परेशानी है, तो वो वहां से भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चले जाते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, होलिस्टिक कंसर्न होना चाहिए, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको एज अ फैमिली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा कमिटेड हो जाएंगे। तो ये भी जो करेक्टरिस्टिक है ये जापानीज करेक्टरिस्टिक डाला गया है इसमें विलियम ओची की तरफ से जी थ्योरी में। और ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं जिन्होंने फॉलो किया है इस जी थ्योरी को, जिसमें ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स हैं जापानीज के, तो ये मशहूर कंपनीज हैं, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा कि जो आईबीएम जो है वो मशहूर है कंपनी है, वो भी फॉलो करेगी जी थ्योरी को। यानी कि हम ये कहेंगे, हम ये समझेंगे इनडायरेक्टली वो जापानीज जो थॉट है, जापानीज फार्मूला ऑफ सक्सेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, मशहूर प्रोडक्ट्स हैं उनके, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्लस 300 प्लस उनकी प्रोडक्ट्स हैं। हेलवेट पैकर्ड है, ईस्टर्न मैन कोडक है, या यूएस मिलिट्री है, ये सब फॉलो कर रहे हैं जी थ्योरी को। अच्छा, हमने बात की थी विलियम उची के प्रोफाइल की, और उसमें बात की थी हमने ये जो 3 अप्रोचेस दी थी उन्होंने, कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट, जिसमें मार्केट कंट्रोल है,
तो उन्होंने कहा था कि मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, असेस करना चाहिए, और जो नेसेसरी चेंजेस हैं जो भी आपको नजर आ रही हैं या आप समझते हैं कि ये चेंजेस करनी चाहिए, तो वो आपको करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये मार्केट कंट्रोल हो गया। मार्केट प्राइस कंट्रोल को भी आपने देखना होता है। और उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, ये हमने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी पढ़ी थी, जिसमें रूल्स जो हैं वो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और जो पोजीशन होनी चाहिए जो भी है वो अटैच होनी चाहिए चेयर के साथ, ना कि वो शख्स जो होल्ड कर रहा है उस पोजीशन को। उसके अलावा फार्मलाइजेशन होनी चाहिए और हायरार्की होनी चाहिए। ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का जो है उन्होंने जिक्र किया है। और क्लैन कंट्रोल ये है कि जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपके वैल्यूज हैं, उनके बेसिस पे आप जो है वो कारपोरेशन को रन करें, और एज अ फैमिली समझ के रन करें, कंपनी समझ के ना रन करें। तो जो भी आपकी फिर उसमें कमिटमेंट होगी, जॉब कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी को कंपनी समझ के ना चलाएं, बल्कि घर समझ के चलाएं, और उसके मेंबर्स को आप फैमिली समझ के चलाएं, और जो बॉस हैं उनके जहाँ जो कि हम हाई लेवल मैनेजमेंट कह रहे हैं, उसको जो है वो एक्ट नहीं करना चाहिए एज अ बॉसेस, वो बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, बल्कि मेंटर वाला बिहेवियर रखना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे क्लैन कंट्रोल है। ये इससे भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो सक्सेस होती है। एक बार फिर आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।